नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में बिहार के राजनीति में जो अचानक कह सकते हैं कि सुनामी आया है। सुनामी हम इसलिए कह रहे हैं कि लगभग बिहार की राजनीति ठहर सी गई थी और ये माने जाने लगा था कि अब नीतीश कुमार बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। जो नीतीश चाह रहे हैं वो हो रहा है और बीजेपी के नेता उनको देवता से तुलना करने लगे हैं। लाडले मुख्यमंत्री हो गए, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वो सारी चीजें सामने आ गई कि बड़े भाई की भूमिका तो छोड़िए, उस कैबिनेट की बैठक में भी अब इस तरीके से अल्पमत में दिखेंगे जो कभी आज तक नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इस तरीके के कैबिनेट में नहीं बैठे होंगे। खैर, सवाल वो नहीं है, उस पर लंबी बहस हो चुकी है। सवाल ये है कि अब नीतीश कुमार का होगा क्या, क्योंकि आज फिर से शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में निशांत की चर्चा करते हुए उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की है कि निशांत जिस राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कल का पूरा घटनाक्रम कहीं न कहीं निशांत के उस अभियान की हवा निकालने जैसी है। निशांत को अभी भी लगता है नीतीश समझ नहीं रहे हैं, लेकिन विकल्प अब निशांत ही है। मतलब सीधे सीधे तौर पर निशांत के सहारे जो पिछड़ों की राजनीति है, सोशल जस्टिस की राजनीति है, लोहिया की राजनीति है, उस राजनीति के मिजाज वाले जो नेता हैं अब ये चाह रहे हैं कि निशांत के सहारे चीजों को साधी जाए। कितना वो सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही जो मुख्य चर्चा होगी कि मीडिया जो जिस तरीके से नीतीश कुमार को देख रही थी एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में, और वो जिस तरीके से धाराशाही हुई है, तो दिल्ली की मीडिया क्या सोचती है, बाकी बातों पर भी चर्चा करेंगे। सीधे अभिषेक जी के पास चलते हैं दिल्ली। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आवाज। नमस्कार नमस्कार। सीधा सवाल कि आप लोग जो नीतीश के बारे में सोचते थे, मतलब दिल्ली की मीडिया जिस तरीके से नीतीश को लेकर थे कि भाई अभी भी बहुत मजबूत है, कभी भी बीजेपी को वो आईना दिखा सकते हैं, बहुत सारी बातें, एक संभावना हमेशा बना रहता था। कल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब आपको क्या लगता है कि ये संभावनाएं कितनी है और नीतीश की आगे की राजनीति क्या हो सकती है? देखिए संतोष जी, कल का मंत्रिमंडल विस्तार देखने के बाद दो बातें सामने आती है और परिस्थितियां ऐसी है कि दोनों अलग अलग एक्सट्रीम एंड पर जाती हुई दिखाई देती है। एक तो यह है कि नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया गया, एक एक्सट्रीम ये दिखाई देता है क्योंकि कैबिनेट के अंदर 36 में अब 21 के बहुमत के साथ बीजेपी होगी। नीतीश कुमार अपने किसी एजेंडे को भी कैबिनेट में पास करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, दिक्कत होगी। हालांकि वह तो वैसे भी आजकल एक एक महीने पर कैबिनेट बैठक हो रही थी, इधर 2 हफ्ते से हो रही है रेगुलर। अब तो विधानसभा अब तो होगा भी नहीं, अब तो होगा भी नहीं। खैर, कैबिनेट उनकी जो है वो सामने है सबके। अब दूसरे एक्सट्रीम एंड पर जाकर के देखें तो ये मैसेज गया है कि तमाम मलाईदार विभाग अपर कास्ट के पास है और बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। ये मैसेज बिहार में कन्वे हुआ है। नहीं, कैसे ये कैसे आप कह दिए कि भाई सारा मलाईदार विभाग है? नहीं, आप देखिए, जैसे बिहार में पीडब्ल्यूडी किसके पास है? राज्य सरकार में सबसे मलाईदार विभाग पीडब्ल्यूडी और शिक्षा को माना जाता है। वो किसके पास है? स्वास्थ्य किसके पास गया है? पर्यटन किसके पास गया है? और जो बिहार में नहीं, बिहार में तो पर्यटन का कोई बजट ही नहीं है। हाँ, लेकिन कम से कम बिहार में पर्यटन का बजट उतना बड़ा तो है जितना बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी का नहीं है, जितना बड़ा मदन सहनी के विभाग का नहीं है, जितना बड़ा हरि सहनी के विभाग का नहीं है। विजय मंडल को जो मिला है सभी जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे भाई, समाज कल्याण विभाग का बजट बहुत बड़ा, पर्यटन का विभाग का। आप ये देखिए, नगर विकास किसके पास गया है? जीवेश मिश्रा। आमतौर पर माना जाता है कि नगर विकास विभाग उन लोगों को दिया जाता है जो शहरी क्षेत्र से आने वाले विधायक होते हैं, लेकिन वो ऐसे ग्रामीण इलाके से आते हैं जहां शहरीकरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, वहां से आते हैं, उनको नगर विकास दिया गया है। तो जिस ढंग से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है उससे मैसेज जो बिहार में कन्वे हो रहा है। देखिए, संजय सरावगी को इस
विभाग वितरण में संजय सरावगी को सबसे बढ़िया विभाग दिया गया है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, संजय सरावगी पे आप जो कह रहे हैं। वैश्य वोटरों को, खासकर जो ओबीसी वाले वैश्य हैं, उनके साथ एक बड़ी व्यवस्था ये है, ईबीसी वालों को छोड़ दीजिए, वो ईबीसी वाले खांचे में फिट हो जाते हैं। जो ओबीसी वाले वैश्य हैं, वो इतने डोमिनेंट कम्युनिटी से ओबीसी में घिरे हुए हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा से, कि वहां पर उन्हें ओबीसी के अंदर लोग मानकर ओबीसी वाले चलते भी नहीं है। हकीकत यही है, चाहे सुशील कुमार मोदी रहे हो, चाहे संजय सरावगी हो, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे तारकिशोर प्रसाद, ये एक बिहार की राजनीति की। हाँ, संजय सरावगी तो मारवाड़ी है। वही वही हम कह रहे हैं कि ये उनको उस खांचे में भी लोग फिट मानकर नहीं चलते। तो संजय सरावगी की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, इन दोनों बातों के बीच में जो एक तीसरी बात आती है, वो ये है कि नीतीश कुमार ने आसानी से ये कैसे हो जाने दिया। क्योंकि सुबह से हम लोगों ने खबरें देखी कि 4-3-5-2 ये खबरें चली, और जब पूरी लिस्ट सामने आई तो पता चला कि सातों के सातों बीजेपी हैं। दिल्ली से कुछ पोर्टल ये चलाने लगे, कुछ स्वयंभू जानकार ये चलाने लगे कि नड्डा ने आदेश दिया और नीतीश कुमार ने मान लिया। और ये सब मैसेज जो कन्वे हो रहा है, कहीं ना कहीं इस ढंग से, जिनके 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो लोग ये चला रहे हैं कि नड्डा ने का आदेश आया और नीतीश ने मान लिया, 7 मंत्री बना दिए। इससे जो मैसेज जा रहा है वो यही है कि पिछड़े वर्ग के नेता को दबाया जा रहा है। अब ये मैसेज भारी पड़ेगा बीजेपी पर भी, या ये मैसेज भारी पड़ेगा नीतीश कुमार पर भी, ये इलेक्शन करीब आएगा तब देखा जाएगा। अब जैसे एक छोटा वाकया मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन था, और कहा जाता है कि आरएलडी के नेता अजीत सिंह बहुत बड़े नेता इस देश में, 8 बार लोकसभा जीते, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। अजीत सिंह मायावती के एक मंच पर चढ़ रहे थे, तो कहा जाता है, हम लोग तो देखे नहीं, कहा जाता है कि वहां पर मायावती ने उनसे कहा कि सीढ़ियों पर जूते उतार कर चढ़ने के लिए, जूते या सैंडल जो भी पहने थे वो उतार के चढ़ने के लिए मंच पर। और जाट समाज ने इसका इतना बुरा माना कि अजीत सिंह को भी वोट नहीं दिया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ गया पिछले लोकसभा चुनाव में। ठीक इसी तरीके से कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जहां भी मायावती मिलती हैं पैर छू के प्रणाम करती हैं, लेकिन मायावती के साथ उनके परिवार के सदस्य जो चलते हैं वो उस तरह का सम्मान मुलायम सिंह यादव नेताजी के प्रति या बाकियों के प्रति व्यक्त नहीं करते। ऐसी खबरें हवा में चली थी, कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन चुनाव को इसने नैरेटिव बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो अब बिहार में पिछड़े वर्ग के नेता को दबाया जा रहा है, जिसने अति पिछड़े और महादलित के लिए बहुत कुछ किया है, ये धारणा है, उसको दबाया जा रहा है। ये मैसेज बहुत तेजी से कन्वे हो रहा है। सोशल मीडिया के पोस्ट मैंने भी देखे हैं, और जिस ढंग से परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी, और बीजेपी के कैंडिडेट जो कुंभ के सहारे सबको हिंदू बनाने चले थे, अलग अलग सिलेबस आता है, कभी कुंभ आता है, कभी लव जिहाद आएगा, कभी कुछ और आएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, मतलब एक नैरेटिव चलाया जाता है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का, चुनावी राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व के कॉकटेल का। उसमें ये तबका अब कितना फिट हो पाएगा, इस पर संशय है। और एक बात साफ दिखाई दे रही है कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार अब चुनाव लड़ते हैं, तो क्या इसका खामियाजा उन्हें भी तो नहीं भुगतना पड़ेगा? क्योंकि यदि उन्हें भी भुगतने की नौबत आ रही है तो स्वाभाविक है कि इसके नेचुरल बेनिफिशियरी तेजस्वी यादव हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की भी अपनी लिमिटेशन है कि तेजस्वी यादव का जो कोर वोट बैंक है वो दूसरे अति पिछड़े महादलित समुदायों को या पिछड़े वर्गों को आरजेडी के साथ खड़े होने में एक बड़ी बाधा के तौर पर 15-20 सालों से उसे देखा जा रहा है। तो आगे आगे देखिए, 2 एक्सट्रीम एंड है, नीतीश कुमार को दबाया जा रहा है या नीतीश कुमार फिनिश हो गए। इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं बिहार का इलेक्टोरल नैरेटिव सेट होना है। जी संतोष जी। लेकिन अब नीतीश के पास विकल्प क्या है, क्या कर सकते हैं नीतीश? तो जिस तरीके से आज देखिए दिल्ली की मीडिया ने क्या खबर चलाई, आज समर्पण करते, कभी तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो चीजें देखने को मिली। नहीं, अब आप खबर की बात कर रहे हैं, मुझे याद है 17 मार्च की तारीख थी, 2022 का साल था, मैं लखनऊ में ही था उस दिन, और लखनऊ से आपसे बात भी हुई थी, मुझे यहां तक याद है। एक फुटेज आई थी, और वो फुटेज ये थी कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में
एनडीए के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 90 डिग्री पर नरेंद्र मोदी को झुककर प्रणाम कर रहे हैं, एकदम ऐसे बेंट हो गए थे, अगर आपने देखा हो फोटो तो। और लोगों ने कहा कि नीतीश ने तो आत्मसमर्पण कर दिया है एनडीए के सामने। और फिर उसके बाद क्या हुआ था वो भी लोगों ने देखा था। तो खैर, मतलब अभी भी आपको लगता है, मतलब आप उस तरीके का उदाहरण देकर क्या आप साबित करना चाहते हैं कि नीतीश नहीं, कुमार अभी साबित भी? करने की बात नहीं है। देखिए, साबित करने की बात कुछ नहीं है। एनडीए के साथ एक ही चीज है जो सबसे बड़ा फैक्ट है, एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड फिनिश हो रही है। अंततः भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की तरफ बिहार बढ़ रहा है। और एनडीए का दामन छोड़ देते हैं तो नीतीश कुमार अपने लिए और निशांत कुमार के लिए, दोनों के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की संभावना को बनाकर रखे हुए हैं। क्या है, लालू लालू यादव यादव के मान हालिया में लेगा? क्या, लालू यादव मान लेगा लालू यादव क्या करेंगे? क्या? लालू आपको, यादव आप क्यों बैठ पटना में हैं, जाएगा? आप बताइए। लालू यादव क्यों मानेंगे भाई? लालू यादव अपना बेटा के, फिर बेटा पीछे हो जाएगा। अभी तो नहीं सियासत नहीं, चल रहा है। और लालू यादव कौन ईमानदार है भाई? वो भी तो बीजेपी से मिलने का बहुत परिस्थिति आप देखिएगा जिसमें मदद करते हुए दिखे हैं बीजेपी का। अभी इस बार तो बीजेपी दोनों तरफ से घेराबंदी इनको किए हुए है। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि लालू यादव जो ओपन निमंत्रण नीतीश कुमार को दे रहे हैं, साथ छोड़ देना चाहिए, आ जाना चाहिए हम लोगों के साथ, उनके विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हमारे साथ आने वाले हैं। कभी लालू यादव का ये बयान नहीं है, देखिए आप लोग मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। नहीं, भाई वीरेंद्र का जो भी बयान ये नहीं है। देखिए, भाई वीरेंद्र का भी ये बयान नहीं है। भाई वीरेंद्र का भी बयान कुछ इसी तरीके से पेश किया गया, ये नहीं है। भाई वीरेंद्र भी, देखिए, लालू यादव की तरफ से कोई उस तरीके का जो ये संकेत जो खुल के आना चाहिए, या जो भी परिस्थिति है, खुल के तो संकेत नहीं ही आता है कभी भी। लेकिन जिस तरीके से ये आज समर्पण किए हैं, ये आज समर्पण है। इस आत्मसमर्पण के बाद अब उनके पास, देखिए, उनका तो सिचुएशन ये है कि विधायक सब भी डर गया है कि क्या करेंगे हम लोग, 2025 में टिकट देने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे ये। देखिए, अब अब तो ये मुझे बीजेपी के एक नेता के हवाले से पता चला हम्म, कि 60 से 70 सीटें जेडीयू को ऑफर करने की तैयारी है। लेकिन मुझे हाँ, नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है कि 60 से 70 इतने कम पर जेडीयू मानेगी। बिहार में बीजेपी बड़ा भाई बन के लड़ना चाहती है, ऐसी बातें मैंने सुनी है गॉसिप के रूप में, लेकिन इस पर मुझे खुद यकीन नहीं है। नीतीश कुमार 115 से कम पे मानेंगे, इसकी गुंजाइश मुझे कम नहीं थी। पिछले बार 115 कितना से चुनाव 122 के 122 लिए थे, 7 मांझी के लिए छोड़े थे, 115 लड़े थे। भाजपा 121 ली थी, 11 छोड़ी थी मुकेश सहनी के लिए। उसी में से एक मंत्री भी बने हैं जो मुकेश सहनी के जीते थे, राजू सिंह, और बीजेपी में शामिल हो गए थे बाद में। तो मुझे नहीं लगता कि उस नंबर से वो नीचे जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अगर नीचे जा रही है उस नंबर से, तो इसका सीधा मतलब है कि मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को गिव अप कर दिया है। और पिछड़े वर्गों के बीच ये संदेश है कि अब अरे नया भाई, ठिकाना ढूंढा अब जाए। संदेश, क्या संदेश दीजिए? अभी तो आप खुद बोल रहे हैं कि कैबिनेट में जो स्थिति हो गई, अब कैबिनेट में तो वो अपना प्रस्ताव पास कराने की स्थिति में नहीं है। कल तक जो देवता कहता था कि देव अवतार हैं, लाडले वही हैं बाहर उनको, हो गए, हाँ, तो वही बाहर हो गए कैबिनेट से। कौन भाई? वहां मुख्यमंत्री के रहने या नहीं रहने का क्या मतलब है? अब भाई कैबिनेट में भी उनको बहुमत नहीं है। ऐसा गठबंधन तो कहीं नहीं देखे हुईगा कि भाई नहीं, गठबंधन के गठबंधन, साथ। हम्म, देखिए, गठबंधन तो कई जगह इस तरह के होते हैं। सवाल यह है कि कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़ा सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड के लोग किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को ले रहे हैं, और नीतीश कुमार क्या आगे इसी तरह 5-6 महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काटकर रिटायर हो जाने में ज्यादा भलाई उनको दिखाई दे रही है, या नीतीश देखिए, कुमार आगे कुछ देख रहे हैं? ये एक सवाल है, पहली, और नहीं इसी नहीं, पर परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। अभिषेक जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार किसी बीजेपी नेता से मिलने के लिए सर्किट हाउस गए। आज तक जो भी लोग आया उनके आवास पे आया, चाहे शाह हो या कोई भी है, और नड्डा से मिलने ये गए, वहीं पर सब बात हुई। ये भी नॉर्मल चीज नहीं है। मतलब जैसे लगता है कि इनको पूरी तौर पर एकदम, अच्छा राजू का हो चाहे बिहार शरीफ वाले विधायक को जो बनाया गया है, तो सीधे नीतीश कुमार को चुनौती है। क्या अब उसका चेहरा देखिए, जिसको ये पसंद नहीं करते थे, तो अब बचा क्या भाई? ये अब इनको बाहर का रास्ता अगर लेना चाहते हैं तो अब तो इनके देखिए पास तो बहुत, ले क्यों नहीं संतोष पा जी, रहे? एक बात क्लियर है संतोष जी,
बाहर का रास्ता तो तभी बनेगा जब राष्ट्रीय जनता दल तैयार होगी, ये तो क्लियर है। अगर राजद तैयार नहीं होगी तो बाहर का रास्ता भी नहीं है। ये बात तो साफ है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल तैयार नहीं है तो कौन सा रास्ता है, और राष्ट्रीय जनता दल तैयार है तो 1000 रास्ता है। सवाल तो यही है ना। अब तक नीतीश कुमार करते क्या रहे, एक संतुलन की स्थिति साधते रहे। अब वहां देखिए लैंड फॉर जॉब में 11 मार्च को सुनवाई है। अब ये राष्ट्रीय जनता दल को यहां तय करना है कि बिहार को भाजपा के हाथों सौंप देना है या बिहार में गुंजाइश बनाए रखनी है। ये तो आरजेडी को तय करना है ना। नीतीश कुमार तो अपने 20 साल की पारी खेल चुके, बहुत होगा तो जिद पड़ेंगे तो राजद कह देगा कि चलिए 2-3 साल और खेल लीजिए। लेकिन अगली विधानसभा में मसलन 2028 का राज्यसभा चुनाव अगर आ जाए फरवरी मार्च में, आप चलिए वहां से अब चौथा सदन भी घूम आइए, लेकिन दे दीजिए कुछ तो कम से कम अंदरूनी तौर पर डील करके जाइए ये सारी चीजें, या फिर इसी सरकार में गृह मंत्रालय दे दीजिए। कुछ चीजें तो ऐसी है जहां लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बात फंसी हुई है। अब साफ है या तो नीतीश कुमार फिनिश हो रहे हैं या लालू यादव नीतीश कुमार को बचा रहे हैं। और लालू यादव नीतीश कुमार को ही नहीं बचा रहे हैं, अपनी राजनीति भी बचाएंगे, बिहार को भाजपा के हाथों जाने से भी बचाएंगे। और इंडिया अलायंस के बीच जो स्थिति है कि लगातार 3 स्टेट का चुनाव हारने के बाद जो लोकसभा चुनाव के बाद का मोमेंटम था, जो हरियाणा चुनाव से टूटना शुरू हुआ, 3 स्टेट के बाद जो वहां पर स्थिति है, अब बिहार के तत्काल बाद 4 बड़े स्टेट का चुनाव है, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और असम। और वहां पर इंडिया को मजबूती से लड़ना है तो एक पॉजिटिव वाइब लेकर के जाना कि हाँ बिहार फतह करके आ रहे हैं। तो बिहार मुझे नहीं लगता, चाहे कोई राहुल कंवल कितना भी दिखा ले, मुझे नहीं लगता कि बिहार में नीतीश कुमार के वोटों को भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में यदि डलवा रही है, यानी नीतीश कुमार एनडीए के बैनर तले चाहे रो के चाहे गा के चाहे जिस परिस्थिति में भी बने हुए हैं, तो बिहार में 180 या 200 से कम सीट आएगी इस अलायंस को, मुझे नहीं लगता। ये एकदम साफ है। और ये भी नहीं लगता कि अगर नीतीश कुमार उस खांचे में चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 25-30 के आंकड़े को भी छू ले तो चमत्कार होगा। ये भी बात सही है। तो ये सारी परिस्थितियां ये दिखा रही है कि बीजेपी को नीतीश कुमार का वोट भी चाहिए और नीतीश कुमार को किनारे भी लगाना है, और नीतीश कुमार का वोट भी चाहिए, किनारे भी लगाना है। इसके लिए जब तक लालू यादव सहमत नहीं होंगे या अंदर खाने भाजपा के साथ किसी डील पर जाके नहीं बैठे होंगे, तब तक ये खेल संभव नहीं है। इस बात को बिहार में बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में भाजपा के हाथ में बिहार को जाने देना है या नहीं जाने देना है, यह सिर्फ और सिर्फ लालू यादव तय कर सकते हैं, कोई और नहीं तय कर सकता। तो अब आगे देख लीजिए होता क्या है। नीतीश कुमार क्या होगा अगर मान लीजिए लालू यादव के साथ जाएंगे तो हद से हद 2-3 साल का मुख्यमंत्री, तो और उससे ज्यादा क्या। लेकिन अगर नहीं जाएंगे लालू यादव ने अगर नीतीश कुमार के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, तब तो तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी 15-20 साल दूर हो जाएगी। एक बार भाजपा घुसेगी, हर 1-1.5 महीने पर एक नया हिंदू मुस्लिम वाला सिलेबस मार्केट में छोड़ती रहेगी। कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जाएगा, तो कहीं जनेऊ को लेकर आएगा कोई, तो कहीं लव जिहाद आएगा, तो कहीं कुछ इस तरह की चीजें। मतलब वो सिलेबस है, 1-1.5 महीने पर एक नया चैप्टर उसमें ऐड कर दिया जाता है कि पुराना सिलेबस लोग पढ़ लिया, अब पुराना सिलेबस से लोग उब गया, अब नया सिलेबस, नया चीज मार्केट में छोड़ो। तो एक बार अगर बीजेपी आएगी तो 20 साल बाहर। एक बार अगर जनता दल बिहार में घुसा और मंडल कमीशन के साये में घुसा, कांग्रेस कहां चली गई, कहां गायब हो गई बिहार से, उत्तर प्रदेश से। तो उसी तरह बिहार का फ्रंटियर जिस दिन बीजेपी ने फतह कर लिया, ये भी मान लीजिए कि अगले 15 साल तक दिल्ली से भाजपा को हटाना असंभव हो जाएगा। बिहार यूपी अगर 2 राज्य भाजपा के हाथ में चले गए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात विधानसभा जीते न जीते, लोकसभा तो हमेशा जीत रही है, अब उड़ीसा भी है। तो बिहार के फ्रंटियर पर मुझे लगता है कि लालू यादव को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना होगा परिस्थितियों को देखकर, तेजस्वी के फ्यूचर को देखकर भी, विपक्ष के फ्यूचर को देखकर भी, सेकुलर पॉलिटिक्स को देखकर भी, और खास करके जिस वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं, माइनॉरिटी वोट बैंक की, उस वोट बैंक के भीतर जो बेचैनी अभी है, उस बेचैनी को देखकर भी। जी, मतलब आपको लगता है कि अब जो कुछ भी निर्भर करेगा वो लालू पर ही निर्भर करेगा, और बीजेपी
तो चाहेगी कि नीतीश उधर उस फोल्डर में ना जाए। देखिए कुछ न कुछ ऐसी बात तो है, इतना आत्मसमर्पण करने वाले नीतीश कुमार तो नहीं है, कुछ तो बात है जो साफ सिलेंडर की मुद्रा पर दिख रहे हैं। और यहां से वापसी, मान लीजिए बेटा तो कमान संभालने की बात कह के थोड़ा उस पिछड़े की राजनीति को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कल 1 साल तक आप टालते रहे, कैबिनेट विस्तार टालते रहे, और हमें नहीं लगता कि 1-2 मंत्री देने में बीजेपी को उस तरीके से गुरेज होना चाहिए था, लेकिन साफ आत्मसमर्पण की स्थिति में खड़ा करके वाकई में संदेश क्या देना चाहते हैं बीजेपी, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। कहीं बिहार जैसी जगह पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जहां भाई 100 साल हो गया संघ के आए हुए, फिर भी संघ बिहार में सबसे बुरी स्थिति में है, सारे अनुषंगिक संगठन उसके कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। उस लेबोरेटरी में नीतीश कुमार पर इस तरीके का अटैक करके क्या मतलब क्या चाहती है, हमें ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए संतोष जी, जितना मुझे समझ में आ रहा है उसमें 2 परिस्थिति है। एक परिस्थिति तो ये है कि नीतीश कुमार फिनिश हो चुके हैं। दूसरी परिस्थिति ये है, जो आप देखते होंगे कि किसी क्रिकेट मैच में अगर एक बैट्समैन बचा हुआ है जो आउट नहीं हुआ है और आखिरी विकेट है और किसी ओवर का लास्ट बॉल है, तो अपने नॉन स्ट्राइकर को कहता है कि रन लेने के लिए मत भागना, बस विकेट बचाओ, नहीं तो रन लेने के लिए भागेगा तो अगला ओवर भी तो उसे ही खेलना पड़ेगा। तो वो कोशिश करता है कि आखिरी बॉल पर जो टेलेंडर स्ट्राइक पर है, कोशिश करता है कि नहीं इस बॉल पर बाउंड्री लग जाए तो लग जाए, लेकिन विकेट नहीं फेंकना है और रोक लेना है किसी तरह से, ताकि अगले ओवर में स्ट्राइक जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है वो ले। तो अगर नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं भाई इस बॉल को झेल लेना है, अगला ओवर का स्ट्राइक हमको लेना है, तो अब हम नहीं जानते। लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर परसेप्शन है उसके खिलाफ जाने पर तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे दर्शक भी उस चीज को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हमें दर्शकों की पसंद नापसंद को दरकिनार करके जो हमें दिख रहा है वो कहना पड़ता है, और कहना भी चाहिए। अभी जो स्थिति है उसमें साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार या तो सरेंडर है या किसी स्ट्रेटजी के तहत वहां तक जाकर के स्थितियों को छोड़ रहे हैं कि कल को उन्हें कहने में आसानी हो कि पानी सर के ऊपर जा रहा है। कुछ बात तो जरूर है, जैसे आप देखें तालाब के किनारे बगुला देखे होंगे, खेत में पानी लग जाता है तो हम सब, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं हम आप सभी, मछली आती है तो बगुला पहले ढीठ बनाता है, देखे कि नहीं? एक बार में टप से नहीं मारता है पानी में, 2 बार 4 बार मछली उसके सामने आती है, ढीठ बनाता है, तब जाकर के देखता है किसमें बड़े साइज का कौन है। एक मछली आती है, 2 आती है, 4 आती है, फिर निशाना बना के लगाता है। तो क्या उस स्थिति में नीतीश कुमार है? अच्छा अभी भी मतलब एक बात हम कह रहे हैं कि एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, एक संभावना, हम ये नहीं कह रहे कि एक पॉपुलर बिलीफ के साथ हम भी है कि नीतीश कुमार को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया गया। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है फिनिक्स की तरह, कि जहां लोग फिनिश समझते हैं वहां से वो राइज कर जाते हैं परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ करके, उस आधार पर उस हिस्ट्री को देख करके ये लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार है, कोई भी भविष्यवाणी बहुत भरोसे के साथ कोई आदमी कर दे कि यही करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये भी उतना ही रिस्की काम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपने एक बात बहुत अच्छी बात बोल दी है, वह नीतीश कुमार पर दाव लगाना या नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है, कहां से कब वो यू टर्न लेंगे। और वो तो मैं नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स की यही खासियत ही नहीं है, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, एकदम मतलब उतना वेट हमें नहीं लगता है कि देश की राजनीति में कोई पॉलिटिशियन करता हो। सारे चीजों को देखते 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 उसके बाद वही बात है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब बताइए, हमने बहुत कुछ किया, मंत्री भी बना दिया, अब क्या चाहिए था? उसके बाद ये लोग भी बाज नहीं आ रहे थे, तो चलिए अब हम अपना राह जुदा जुदा। नहीं, एक चीज और देखिए संतोष जी, आपने शायद ध्यान दिया होगा, नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम वाली बात बोल नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री बोलते भागलपुर की सेंसिटिव जमीन पर कहीं कुछ बोल जाते, उसके पहले उन्होंने देखिए कंधे पर राजद की बंदूक रखी और निशाना कहां साधा हुआ आपने देखा? चलिए कि बहुत हिंदू मुस्लिम करता था सब हमारे आने के पहले, यही बोल रहे थे नीतीश कुमार कि 2005 के पहले बहुत हिंदू मुस्लिम। अब हिंदू मुस्लिम कौन करता था, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है, बहुत हिंदू। अच्छा, राष्ट्रपति के सामने भी यही बात बोले। और उनके बेटा के दोनों दिन के स्टेटमेंट को देखिए, पहले दिन क्या कहा उनके बेटे ने, परसों पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने लाडले मुख्यमंत्री कहा,
बोला हाँ गठबंधन में है तो बोलेंगे ही, मतलब गठबंधन में नहीं रहते तो गरियाते। पहले दिन मान लिया कि कैजुअल है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, बोल दिया कैजुअल स्टेटमेंट। कल का एक इंटरव्यू मैंने देखा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत का, उससे पूछा गया कि मोदी पसंद है और लालू पसंद है, सवाल दिया गया, मोदी के बारे में क्या कहा, हाँ गठबंधन में है तो पसंद ही है। अब सोचिए, ये दोनों दिन कैजुअल स्टेटमेंट नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के परिवार में नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छी धारणा नहीं है। मजबूरी में गठबंधन में है तो हम पचा रहे हैं। अब हम ब्रायलर चिकन नहीं खाते हैं, अब बारात में कहीं मिल गया तो क्या करें भाई, लड़की वाला है, इतना शौक से इंतजाम किया है, कहीं से कहे कि क्यों खिला दिया ब्रायलर चिकन, हमको तो मटन चाहिए था, हमको तो देसी रोहू चाहिए था। और लालू यादव के बारे में क्या बोला है उनके बेटे ने, ये भी देखिए कल। वो तो अंकल है, हमारे पिताजी के साथ काम किए हैं इतने दिनों तक, दोनों आदमी दोस्त है। तो कुछ बातें हैं जो आप, गठबंधन देखिए निजी पसंद नापसंद पर नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नीतीश कुमार के परिवार में नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत अच्छी धारणा नहीं है। ये निशांत कुमार के 2 दिन के इंटरव्यू को आप एक सेंटेंस को गौर करें तो साफ जाहिर हो जाता है, क्योंकि देखिए वो उनका बेटा है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि नपा तुला सोच के बोलेगा, डिप्लोमेटिक बात बोलेगा, वो सीधे बोल रहा है हाँ गठबंधन में है तो पसंद ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्ते, बाय बाय। धन्यवाद। चलिए, अभिषेक जी अपने तरीके से चीजों को रखते रहे हैं, अपने तरीके से चीजों को रखा भी है, और बात भी है, कुछ तो बात है। अक्सर जब नीतीश कुमार आत्मसमर्पण की मुद्रा में दिखते हैं तो फाइट इट वाली जो प्रवृत्ति उनमें कम बैक तो वो करते हैं, लेकिन इस बार हमें लगता है कि परिस्थिति वैसी नहीं है जैसे अन्य जितने बार इन्होंने निर्णय लिया है, उस स्थिति में और आज की स्थिति में एक बड़ा फर्क है। पार्टी के अधिकांश बड़े नेता साथ छोड़ चुके हैं, वो कह सकते हैं कि अमित शाह के पेरोल पर हैं। सांसद अधिकांश इनके पकड़ से बाहर है। विधायक चुनाव लड़ना है, इसलिए विधायक अभी इनके साथ है, लेकिन विधायकों को भी अगर लग जाएगा कि हम बेहतर नहीं कर पाएंगे एनडीए के साथ रह के या फिर आरजेडी के साथ जाने पर, तो तय मानिए कि ये कुछ भी निर्णय लेंगे तो पहले की तरह सभी लोग एक साथ खड़े नहीं दिखेंगे। ये भी साफ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए, इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दिया जाए, नमस्कार।